ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम फिजिकल केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट को हमारी स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपकी एड्सॉर्प्शन एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो काफी इजी यूनिट है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स क्या है सरफेस केमिस्ट्री के ही उठा के मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी हमने फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट्स को कंप्लीट करना है, तो आज हम पर्टिकुलरली एड्सॉर्प्शन एंड कैटलिस्ट पे डिस्कशन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा है फर्स्ट लेक्चर और आज के फर्स्ट लेक्चर पे हमने एक बेसिक सा टॉपिक एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉलिड पे डिस्कशन लेना है। ठीक है, तो अब एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉलिड क्या होते हैं, तो मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ एड्सॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट से। पहले एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन को समझते हैं, देन हम प्रॉपर्ली आगे बात करेंगे। तो मैं आपको बेसिक भी एक्सप्लेन कर रही हूँ एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये चीज क्या हमको आगे भी काम आएंगी। मतलब इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हैं हमारे इंक्लूड होने वाले, वो सिर्फ सरफेस केमिस्ट्री से हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ही लगना है हर जगह, तो इसको भी एक बार मैं आपको डिस्कस कराते हुए ले जाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को हमारे एड्सॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो ना, हम लोग जनरली क्या है, दो टर्म यूज करते हैं, आपको पता है। एक होता है एड्सॉर्प्शन, ठीक है, एक होता है एड्सॉर्प्शन और दूसरा होता है आपका एब्सॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो अगर आप स्पेलिंग की बात करेंगे तो दोनों में सिर्फ बी और डी का डिफरेंस है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों एक अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है। एब्सॉर्प्शन एक अलग प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन को जनरली आप क्या एक टाइप का एड्सॉर्प्शन को आप जनरली क्या है, एक टाइप का सरफेस फिनोमिना भी बोलते हैं। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक टाइप का सरफेस फिनोमिना होता है, और एब्सॉर्प्शन एक टाइप का क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है। क्या होता है, बल्क फिनोमिना। ठीक है, अब क्यों होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो ना, मैं हम लोग स्कूल पे थे ना, तो आपको याद है स्कूल पे जब हम लोग बोर्ड पे लिखते थे तो हम लोग चौक की हेल्प से लिखते थे। ठीक है, जनरली हमारी जो चौक होती है वो व्हाइट कलर की होती है, बट आपको मल्टी कलर पे भी वो मिलती है। बट सपोज कीजिए आपने एक व्हाइट कलर की चौक उठाई, ठीक है, अब ये व्हाइट कलर की चौक आपकी क्या, आपको पता है सॉलिड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपके चौक के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे वो आपके सॉलिड के पार्टिकल हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है ना, बस इस चौक को क्या है, किसी लिक्विड मीडियम में डिप करना है। लिक्विड मीडियम आपका देखो वाटर भी हो सकता है, लिक्विड मीडियम में आप कोई इंक भी ले सकते हैं। ठीक है, इंक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सपोज आपने वाटर लिया या फिर आपने इंक लिया और इस चौक को क्या है, डिप कर दिया वाटर पे या फिर इंक पे। ठीक है, तो अगर क्या हुआ, अगर आप इसे डिप करेंगे और डिप करने के बाद इस चौक को क्या है, कहीं से भी कट करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा ना, कि इस चौक के अंदर जो ये जो आपके ये चौक के यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल थे, जो कि पहले व्हाइट कलर के थे, क्योंकि चौक आपकी व्हाइट कलर की थी, अब वो क्या हो गए हैं, इंक के कलर के। इंक अगर आपकी ब्लू कलर की है तो आपके पार्टिकल्स भी क्या हो गए, ब्लू कलर के हो गए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपने इस चौक को वाटर में डिप किया तो आपके चौक के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल है वो आपके थोड़े से मॉइस्चराइज हो गए, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया, गीले गीले से हो गए। तो हमने यहाँ पे जो देखा, ये प्रोसेस को ही आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एक चीज का दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है, और एब्जॉर्ब हो जाना कब हम लोग बोलेंगे, जब आपकी जो एक चीज मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विड के पार्टिकल। ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल कहाँ एब्जॉर्ब हुए, सरफेस आपके सॉलिड पे एब्जॉर्ब हुए। बट सॉलिड के पास भी दो चीजें हैं एब्जॉर्ब कराने के लिए, या जो आपके सॉलिड की सरफेस में एब्जॉर्ब होंगे या सॉलिड की बल्क में एब्जॉर्ब होंगे। ये आपका बल्क हो गया, ये आपका सरफेस हो गया। तो देखो, अगर आपके ये लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड की सरफेस में जाके एब्जॉर्ब होते, सिर्फ सरफेस में एब्जॉर्ब होते, बल्क में कोई भी असर नहीं पड़ता, अभी मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगी। तो इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। इसलिए हम एड्सॉर्प्शन को सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में आपने क्या देखा, कि जब आपने इस चौक को वाटर पे या फिर इंक पे डाला और चौक को बीच से कट किया, तो चौक के अंदर जो था वो व्हाइट कलर की जो आपकी चौक थी, वो क्या होगी, बाहर से तो नीली पड़ गई क्योंकि आपने उसे इंक में डाला, वो अंदर से भी नीली हो गई। क्यों, क्योंकि आपकी जो इंक है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी इंक आपकी एक्वस मीडियम है, लिक्विड है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल है वो सरफेस पे तो एब्जॉर्ब हुए, साथ ही साथ क्या है, आपके चौक के अंदर यानी कि बल्क में भी जाके एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई उसे आप एड्सॉर्प्शन ना बोल के क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए वो बल्क तक एब्जॉर्ब हुए, अंदर तक एब्जॉर्ब हुए, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इतना हुआ। अगर मैं आपको एड्सॉर्प्शन एक्सप्लेन करूं तो सिंपली क्या बोल सकती हूँ, देखो ना, एड्सॉर्प्शन बहुत इजी है। एड्सॉर्प्शन में आप क्या लीजिए, जैसे हमने चौक ली थी ना, इस चौक के बदले आपको एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, ये सपोज आपका एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ऐसे ऐसे लकड़ी का टुकड़ा सपोज। ठीक है, अब इस लकड़ी के टुकड़े को आपने अगेन क्या किया, किसी इंक में डाल दिया या फिर अगेन आपने वाटर में डाल दिया। ठीक है,
होगा क्या, अगर आप इस लकड़ी के टुकड़े को उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस लकड़ी के बाहर क्या है, इंक लग गई, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल क्या हुए, लकड़ी के पार्टिकल में, लकड़ी आपकी सॉलिड हुए, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल में जाके एब्जॉर्ब तो हो गए, ओके। लेकिन सिर्फ सरफेस में हुए। आप अगर लकड़ी को बीच से काटेंगे ना, तो चाहे आप इसे पानी में डिप करो, चाहे आप इसे इंक में डिप करो, अंदर लिक्विड के मतलब लकड़ी के अंदर क्या है, आपको कुछ भी ना इंक देखने को मिलेगी ना मॉइस्चर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए वो सिर्फ सरफेस में जाके रुके, ठीक है। कहाँ उन्होंने अप्रोच किया, सिर्फ सरफेस में जाके अप्रोच किया, बल्क में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर को सिर्फ सरफेस में एब्जॉर्ब, सरफेस में अप्रोच करने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। इसलिए हम एड्सॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, ये एक टाइप का सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल अप्रोच कर रहे हैं वो सिर्फ सरफेस में अप्रोच कर रहे हैं, बल्क में अप्रोच नहीं कर रहे। अगर वो बल्क में भी कर लेते तो ये फिनोमिना को आप एब्जॉर्प्शन बोलते। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन में, ठीक है। होप इतनी चीज आपको आई होगी, एक जस्ट रिवीजन हो गया, ठीक है। हमने लंबे टाइम से नहीं पढ़ा तो एक जस्ट रिवीजन हो गया एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन पे, ठीक है। अब हमने क्या पर्टिकुलरली बात करनी है हमारे आज के लेक्चर पे एड्सॉर्प्शन पे, जो कि आपका एक टाइप का सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है, मैं आपको बाय डेफिनेशन बताऊं तो काफी इजी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोल रहा है एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ये बोल रहा है एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है, एड्सॉर्प्शन इज अ फिनोमिना of a higher concentration of a one molecular species at the surface than the bulk of a solid is called as a adsorption। तो एड्सॉर्प्शन क्या है बोल रहा है, ये बोल रहा है एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या है, आपको किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का जो कंसंट्रेशन है वो आपको हायर मिलेगा, कहाँ, सरफेस में, कंपेयर टू बल्क। यानी कि बल्क में आपको पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन क्या है, कम मिलेगा, और सरफेस में पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। ऐसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। और ऑब्वियस सी बात है मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखो ना, जब हमने सॉलिड लिया था, सॉलिड जैसे आपने लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है, इस लकड़ी को टुकड़े को जब आपने वाटर में डाला, ठीक है, तो वाटर यानी कि लिक्विड में डाला, तो आपके पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके लिक्विड के क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये आपका सॉलिड के पार्टिकल, इसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल होंगे। तो देखो लिक्विड के पार्टिकल ने कहाँ अप्रोच किया, सिर्फ सॉलिड की सरफेस में अप्रोच किया, यानी कि सॉलिड की सरफेस में जाके लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हो गए, बैठ गए, ठीक है। लेकिन बल्क में तो नहीं गए ना, सिर्फ सरफेस में गए, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल पार्टिकल का कंसंट्रेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये सॉलिड है, जो आपका ये लकड़ी है, ये जो आपका वुड है, इसके सरफेस में क्या है, एक तो सॉलिड के पार्टिकल हैं, लकड़ी के खुद के पार्टिकल हैं, साथ ही साथ लिक्विड के पार्टिकल ने भी तो वहां पर अप्रोच किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ओवरऑल आपके सरफेस में, आपके इस सॉलिड के, इस वुड के, इस लकड़ी के सरफेस में क्या है, एक तो लिक्विड के पार्टिकल है, साथ ही साथ आपके सॉलिड के पार्टिकल है, लेकिन बल्क में कोई भी लिक्विड का पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो जिस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो ये सॉलिड है इसके सरफेस में ज्यादा पार्टिकल का कंसंट्रेशन है कंपेयर टू बल्क। तो ऐसे फिनोमिना को, इसी फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। तो आप ये डेफिनेशन ऐड कीजिएगा, बढ़िया डेफिनेशन है। तो ये बोला अ फिनोमिना ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट अ सरफेस कंपेयर टू बल्क। बल्क से ज्यादा अगर सरफेस में किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है तो ऐसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ना, एड्सॉर्प्शन को आगे समझने से पहले मैं आपको दो टर्म एक्सप्लेन करती हूँ, आपने ये चीज पढ़ी हुई है आगे। एक होता है आपका, दो टर्म होता है, एक होता है आपका एड्सॉर्बेट, एक होता है आपका एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या होते हैं, तो लिखा है एड्सॉर्बेट क्या होता है, अ मटेरियल दैट हैज बीन और दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग एड्सॉर्ब्ड। यानी कि वो मटेरियल को आप एड्सॉर्बेट बोलते हैं। हम कोई मटेरियल ए, मटेरियल बी, सॉलिड, लिक्विड यहाँ पर नहीं बोलते, हम यहाँ पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का टर्म यूज करते हैं, ठीक है। एड्सॉर्बेट मतलब क्या हुआ, एड्सॉर्बेट आपका वो मटेरियल है जो एड्सॉर्ब होगा। जैसे आपने यहाँ पर इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका ये लिक्विड है, यहाँ पे जो आपका वाटर है, इसको आप क्या बोलोगे, एड्सॉर्बेट, क्योंकि ये जाके क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, ये जाके एड्सॉर्ब हो रहा है, इसे आपने बोला एड्सॉर्बेट, ओके। और एड्सॉर्बेंट क्या हुआ, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर ये प्रोसेस चल रही है, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस चल रही है, जिसके ऊपर दूसरी स्पीसीज आके अप्रोच कर रही है, उस स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो बेंट मतलब जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, बेट मतलब जो एड्सॉर्प्शन करा रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे एग्जांपल और भी दिया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इतना सोचो कि दो टर्म हो गया, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या आपको एक दूसरी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एड्सॉर्प्शन इज द एडिशन ऑफ एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम अ गैस, लिक्विड और डिसॉल्व्ड सॉलिड टू अ सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना, ये क्या बोल रहा, देखो एक चीज आप मुझे बताओ कि जो आपकी गैस होती है ना, ये गैस जो होती है वो कहीं भी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। आपका जो लिक्विड होता है, लिक्विड भी क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल भी कहीं भी जाके एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एडजॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप बताइए क्या सॉलिड कहीं जाके एब्जॉर्ब या फिर एडजॉर्ब होगा? नहीं, क्योंकि सॉलिड तो आपका रिजिड है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स वो एक दूसरे के साथ टाइटली अप्रोच कर रहे हैं, तो वो फ्री नहीं है, वो कहीं जाके अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, हम यहाँ पर को सॉलिड को डिसॉल्व फॉर्म में बात करते हैं। तो मैंने लिखा है गैस, लिक्विड और डिसॉल्व सॉलिड। डिसॉल्व सॉलिड मतलब यहाँ पे जो मेरा सॉलिड है वो रिजिड फॉर्म में नहीं है, वो डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। तो अब एड्सॉर्प्शन को ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें गैस के, लिक्विड के और डिसॉल्व सॉलिड के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यानी कि उनके एटम्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, उनके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन करते हैं मतलब अप्रोच करते हैं, किस पे, किसी दूसरी सरफेस में जाके अप्रोच करते हैं, सरफेस में, बल्क में नहीं, सिर्फ सरफेस में जाके अप्रोच करते हैं। ऐसे फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। सिंपल था। और आगे क्या बोल रहा, ये बोल रहा दिस प्रोसेस क्रिएट अ फिल्म ऑफ अ एडसॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। इसका मतलब ये बोल रहा है इस प्रोसेस की वजह से क्या है, आपको एक फिल्म देखने को मिलेगी। फिल्म मतलब आपको एक लेयर देखने को मिलेगी, किसकी, एडसॉर्बेट की। अब बताइए एडसॉर्बेट क्या होता है, एडसॉर्बेट मतलब वो मटेरियल जो एडसॉर्ब हो रहा है, जिसका आप एड्सॉर्प्शन करा रहे हैं, जो अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस एग्जांपल पे अप्रोच कौन कर रहा है, लिक्विड अप्रोच कर रहा है। तो लिक्विड की क्या है, आपको एक लेयर देखने को मिलेगी, फिल्म देखने को मिलेगी, कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट मतलब जिसमें अप्रोच कर रहा है, जिसके ऊपर जाके अप्रोच किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन है एडसॉर्बेंट, आपका वुड है। तो वुड के ऊपर आपको क्या है, एक वाटर की, आपके एडसॉर्बेट की यानी कि वाटर की एक लेयर देखने को मिलेगी, एक फिल्म देखने को मिलेगी। तो इस प्रोसेस को ही आप बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो इतनी चीज क्लियर है, तो मैंने आपको क्लियर आया होगा, मैंने आपको पॉइंट पॉइंट सारी चीजें एक्सप्लेन की, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस डिफर फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन। आपको ये चीज अब पता चल गई कि ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन से क्या है, डिफर है। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में क्या है, जो आपके एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं, ना कि एड्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब होते हैं मतलब वो पूरे बल्क में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पूरे बल्क तक चले जाते हैं, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, जो आपका एड्सॉर्प्शन है उसे आप सरफेस फिनोमिना बोलते हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि सिर्फ सरफेस में पार्टिकल अप्रोच कर रहा है। और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका बल्क फिनोमिना होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ अप्रोच करते हैं, बल्क पे अप्रोच करते हैं। आसान था, तो इतनी चीज होगी। अब क्या है एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एड्सॉर्बेट क्या होता है, वो मटेरियल होते हैं जिसका आप एड्सॉर्प्शन कराएंगे, जो अप्रोच करेगा, ठीक है। तो उस मटेरियल को बोलते हैं एड्सॉर्बेट। और बेंट क्या हुआ, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, द सब्सटेंस ऑन विच एड्सॉर्बेंट आर एब्सॉर्ब, जिसके ऊपर अप्रोच हो रहा है उसे आप बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनिएगा। ये बोल रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब ऑन कोबाल्ट, हेयर ऑक्सीजन इज एड्सॉर्बेड, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर आपका कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन आपका गैसियस मॉलिक्यूल है, अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल कोबाल्ट यानी कि सॉलिड में जाके क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है, सॉलिड के यानी कि कोबाल्ट के सरफेस में जाके क्या है, ये एड्सॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर को जो आपकी ये ऑक्सीजन गैस है, ये आपकी जो O2 गैस है जो सरफेस में जा रही है, ये आपका कोबाल्ट है, इसके सरफेस में जाके ये आपका O2 अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे जो आपका O2 है इसे आप बोलेंगे एड्सॉर्बेट, ओके। और ये जो आपका कोबाल्ट है इसे आप बोलेंगे एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एड्सॉर्बेंट के लिए भी आपको कुछ लिखा हुआ है, एड्सॉर्बेंट क्या होते हैं। तो एग्जांपल आपको दिए हुए हैं एड्सॉर्बेंट के लिए। ये क्या बोल रहा है सुनिएगा, ये बोल रहा है एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड कार्बन। ये जो तीन आपको एग्जांपल दिया है, ये तीनों किसके एग्जांपल है, एक टाइप के एड्सॉर्बेंट के एग्जांपल है, ठीक है। और ये जो एड्सॉर्बेंट है वो एक टाइप के मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि इसे आपने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, ठीक है। ये नेचर में नहीं मिलते, ये आपके आर्टिफिशियली बने हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा जो आपके जियोलाइट्स होते हैं ये आपके नेचुरली अकर करते हैं, और ये एक टाइप के नेचुरल एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। तो मैंने एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट भी बता दी, एग्जांपल्स भी बता दिए, और नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल एड्सॉर्बेंट भी आपको एग्जांपल दे दिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा अच्छा इंप्रेशन दिखाता है कि आपको चीजें पता है, ठीक है। तो इतना हुआ, तो ये पहली स्लाइड हमने कवर की, ठीक है। अब आगे देखो, जस्ट यहाँ पर को आपको एग्जांपल्स दिखाया हुआ है, डायग्राम तक समझाया हुआ है, क्या समझाया गया है। तो देखो जैसे ये लिखा है एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। इस एक्टिवेटेड चारकोल में गैस मॉलिक्यूल आखिर क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, लेकिन अप्रोच सिर्फ कहां कर पा रही है, सरफेस तक कर पा रही है। देखो सिर्फ यहां तक अप्रोच कर पा रही है, इसके अंदर ये नहीं जा रही, यहां तक तो अप्रोच नहीं कर पा रही, सिर्फ सरफेस में जाके अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है वो एक टाइप की कौन सी प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस है, जिसकी वजह से आप इसे सरफेस फिनोमिना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स क्या है, सिर्फ सरफेस में अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अगला एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को भी दिखाया गया। तो देखो
ये मटेरियल जो आपका ये ब्लैक कलर का है, जैसे इसे आप एक्टिवेटेड चारकोल ही समझो, ये आपका एक्टिवेटेड चारकोल है, इसके ऊपर आके क्या है आपके ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये आपके गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल इसकी सरफेस में आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये आपका ये एक्टिवेटेड चारकोल है जिसके ऊपर अप्रोच कर रहे हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट, ठीक है, इसे आप बोलते हैं बेंट, ठीक है, और जो अप्रोच कर रहा है जो आपका ये गैसियस मॉलिक्यूल है इसे आप बोलोगे एडसॉर्बेट, इतना हुआ। अब यहाँ पर कोई डिफरेंस दिखाया गया है एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन पे, तो आपको पता है एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, तो देखो ये आपका मटेरियल ए है, ये आपका मटेरियल बी है, ठीक है, तो मटेरियल ए की ये क्या है, सरफेस है, ये ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, तो देखो एड्सॉर्प्शन के केस में क्या हुआ, मटेरियल बी के जो पार्टिकल है वो सिर्फ सरफेस में जाके बैठ गए, देखो ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा है, यानी कि आपका मटेरियल बी के पार्टिकल मटेरियल ए के सिर्फ सरफेस में बैठ गए, ठीक है, लेकिन इस वजह से क्या हुआ, ये सरफेस फिनोमिना मतलब एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस ये चल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका मटेरियल बी है, ये मटेरियल ए है, तो मटेरियल बी के पार्टिकल क्या है, सरफेस में ना जाते हुए पूरे बल्क में चले गए, मटेरियल बी से मटेरियल ए के बल्क में चले गए, यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है वो एक टाइप का बल्क फिनोमिना है जिसे आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है। नाउ अब आगे बात करते हैं रीजन, मैं आपको एक्सप्लेन मतलब मैं यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों आपका ये एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलती है। एब्जॉर्प्शन नहीं बताऊंगी, अब हम पर्टिकुलरली एड्सॉर्प्शन पे बात करेंगे। अब बात करते हैं क्यों ये एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, इसके थर्मोडायनेमिक्स वगैरह सब कुछ हमने देखनी है, तो रीजन आपको क्या बता रहा है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, ठीक है, तो इसके रीजन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन हम थ्योरी पे जाएंगे। तो रीजन आप यहाँ पर देखो, ये जो रीजन है इसका रीजन है अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, तो आपका जो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो बिकॉज ऑफ अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इसका क्या मतलब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, तो देखो ना, इसको मैं आपको कहाँ पे समझाऊं, आप जो यहाँ पे देख लेते हैं अभी सपोज, ठीक है, तो देखो ना, सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है, ऐसे दिखाती हूँ, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक मटेरियल है, ठीक है, कोई एक मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल के अंदर आपके पास क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ये आपके क्या है, पार्टिकल्स है, सपोज आप लिक्विड ही कंसीडर कर लो, ये आपका कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपके पार्टिकल्स होंगे, ये आपके लिक्विड के पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो मैं एक और लेयर आपको दिखाती हूँ, ये आपके लिक्विड के पार्टिकल है, ठीक है। अब आपको ये चीज नोन है ना कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या होगा, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स रहता है, तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इक्वल अट्रैक्शन फोर्स रहता है सारी डायरेक्शन से, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो एक मॉलिक्यूल को क्या है, सारी डायरेक्शन से अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, हमने ये चीज सरफेस केमिस्ट्री में भी अच्छे से डिस्कस की थी, इसको क्या है, सारी डायरेक्शन से यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ना, ये जो आपकी नीचे की लेयर है, मिडिल वाली लेयर है, इनको तो सारी डायरेक्शन से अट्रैक्शन फोर्स मिलेंगे, क्योंकि सारी डायरेक्शन में आपकी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आपकी जैसे लिक्विड की कंसीडर करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल सारी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो सारी डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट का अट्रैक्शन फोर्स इनको मिल रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करूं, ये जो सरफेस में मॉलिक्यूल है इनकी बात करूं, तो देखो ना, इनको नीचे से अट्रैक्शन मिलेगा, इन्हें लेफ्ट हैंड साइड से अट्रैक्शन मिलेगा, इन्हें राइट हैंड साइड से अट्रैक्शन मिलेगा, बट ऊपर से कोई भी अट्रैक्शन इनको नहीं मिल रहा है, समझ में आया। सिमिलरली अगला वाला मॉलिक्यूल देखो, इसको भी राइट से अट्रैक्शन मिल रहा है, लेफ्ट से अट्रैक्शन मिल रहा है, नीचे से अट्रैक्शन मिल रहा है, बट ऊपर से कोई भी अट्रैक्शन नहीं मिल रहा। वैसा ही सेम के सारे मॉलिक्यूल में होगा, इनको ऊपर से कोई भी अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, जबकि इनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में तो क्या होता है, एक टाइप का अच्छा खासा इंटरेक्शन फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो नीचे के जो मॉलिक्यूल है इनके पास इंटरेक्ट करने के लिए कोई ना कोई है, लेकिन सरफेस के मॉलिक्यूल के पास कुछ नहीं है, इनके पास आगे साइड है, देखो इनके पास लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड पे है, इनके पास नीचे पे है, बट ऊपर पे कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कोई एक अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो ना, ये जो आपका मैंने क्या बोला, आपके जो गैसेस मतलब आपके जो लिक्विड पार्टिकल है इनको क्या है, सारी डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट का अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है। इक्वल अमाउंट का मतलब जैसे ये जो, अगर मैं इसको बोलूं, ये वाला लिक्विड पार्टिकल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो इस लिक्विड पार्टिकल को ऊपर से जितना अट्रैक्शन मिल रहा है उतना ही नीचे से मिल रहा है, जितना लेफ्ट से मिल रहा है उतना ही राइट से मिल रहा है, तो इसके लिए नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि सारी डायरेक्शन से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, समझ में आया। सिमिलरली क्या है, अगर मैं यहाँ पर कोई जो सरफेस में पार्टिकल्स है इनकी बात करूं, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, सपोज ये सरफेस की पार्टिकल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो देखो ना, इसे लेफ्ट से मिल रहा है और राइट से मिल रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो राइट के इक्वल होगा, तो इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब इसे नीचे से तो मिल रहा है बट ऊपर से नहीं मिल रहा, तो नीचे के फोर्स को बैलेंस करने के लिए
ऊपर का कोई भी फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। ये चीज हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ में आई, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कोई ये जो फोर्स लग रहा है ना, आपका लेफ्ट वाले को राइट ने बैलेंस कर दिया, बट नीचे वाले को ऊपर वाला नहीं है बैलेंस करने के लिए, तो इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये बना आपका अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं आप अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आप जस्ट यहाँ पे देखिए, काफी लेंथी है ये वीडियो, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसी अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है ये क्या करता है, ऊपर से भी किसी को अपनी ओर अप्रोच करने का ट्राई करता है, सोचता है ये ऊपर से भी कोई मुझे मॉलिक्यूल मिल जाए जिसके साथ मैं बॉन्ड बना लूं, ताकि क्या हो जाए, जिसके साथ क्या यहाँ पर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से नीचे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर वाले को भी बैलेंस कर दे, और इसके लिए भी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब ओवरऑल बात ये आई कि यहाँ पर को क्या है, अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही ये दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, इनवाइट करता है कि आओ तुम मुझसे अप्रोच करो और मेरी सरफेस पे जाके बैठ जाओ, समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, इतना हुआ। तो उसी चीज की वजह से, इसी अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपका ये एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना अकर करता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना सरफेस फिनोमिना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सरफेस के पार्टिकल के पास ही अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि नीचे अगर आप बल्क के पार्टिकल की बात करेंगे, बल्क में जो पार्टिकल है उनके पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू 0 है, क्योंकि सारी साइड से उन्हें इक्वल अमाउंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। लेकिन सिर्फ सरफेस के ही वो पार्टिकल है जिनके पास अनबैलेंस फोर्स होता है, और इसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये सरफेस के पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इन्वाइट करते हैं कि मेरे सरफेस पे आके बैठो और ये एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना को चलाओ, ठीक है, इतनी चीज समझ में आए। तो यही है आपका मेन रीजन। तो मैं आपको थ्योरी के साथ पढ़ते हुए लेके चलूं, क्या बोल रहा, ये बोल रहा द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। तो ये क्या बोल रहा है, एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना किस वजह से अकर कर रहा है, ये अकर करता है किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल फोर्स ऑन ए सरफेस ऑफ बॉडी। सरफेस ऑफ बॉडी मतलब जो आपकी बॉडी है, जो हमने नीचे लिक्विड लिया था, ये पूरी आपकी बॉडी है, इस बॉडी के सरफेस में, ये बॉडी यानी कि इस लिक्विड की ये जो सरफेस है, इस लिक्विड की सरफेस में क्या है, एक टाइप का रेसिडुअल फोर्स है, ठीक है, रेसिडुअल फोर्स आपको समझ में आ रहा है, रेसिडुअल फोर्स मतलब यही अनबैलेंस फोर्स की ये बात कर रहा, इस रेसिडुअल फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स को रेसिडुअल फोर्स भी बोल सकते हैं। इसी रेसिडुअल फोर्स की वजह से क्या है, यहाँ पर को एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना अकर कर रहा है, ठीक है। कैसे अकर कर रहा है, आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जनरली द सरफेस पार्टिकल ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट मतलब जो हमने लिक्विड नीचे बनाया है उसकी बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है जो आपका एड्सॉर्बेंट है, इसके जो सरफेस पार्टिकल है वो एक्सपीरियंस करते हैं अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स। कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, मैंने बता दिया, दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से अट्रैक्शन फोर्स है, राइट से भी है, उन्होंने तो बैलेंस कर दिया, बट नीचे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए ऊपर से कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हो रहा है, किस पे, सिर्फ सरफेस पार्टिकल में, क्योंकि ये चीज सिर्फ सरफेस में लग रही है, बल्क के पार्टिकल के प्ले तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, 0 है, ठीक है। तो वो चीज ये बोल रहा है, तो ये बोल रहा है जनरली द सरफेस पार्टिकल ऑफ एड्सॉर्बेंट यानी कि लिक्विड, जो हमने नीचे एग्जांपल कंसीडर किया, वहां जो आपके सरफेस पार्टिकल होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द बल्क, जिसकी वजह से क्या होता है, बट द सरफेस पार्टिकल आर नॉट सराउंडेड बाय द एटम एंड द मॉलिक्यूल फ्रॉम द ऑल साइड। तो वहां पर जो सरफेस पार्टिकल है वो सारी साइड से एटम और मॉलिक्यूल से तो सराउंडेड नहीं है, जिसकी वजह से hence they possess an unbalanced attractive force and the force of adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particle to a surface। और इसी unbalanced force of attraction की वजह से क्या होता है, जो आपके adsorbent के जो particles होते हैं वो क्या करता है, एड्सॉर्बेट मतलब जो वहां पर गैस के मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब करने वाला है, जो एब्जॉर्ब होने वाला है, ठीक है, उन पार्टिकल को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, समझ में आया। तो इसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो आपका एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट मतलब जो हमने नीचे लिक्विड लिया था, इस लिक्विड की सरफेस में जो पार्टिकल है ये क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इनवाइट करते हैं, किसको, जो एब्जॉर्ब, इसके ऊपर क्या है, जो एब्जॉर्ब होने वाला है, जिसे आप बोलते हैं एड्सॉर्बेंट पार्टिकल को, ठीक है। वो मे बी आपके लिक्विड के भी हो सकते हैं, मे बी आपके गैस के भी हो सकते हैं, मे बी आपके डिसॉल्व सॉलिड के हो, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, एड्सॉर्प्शन जो है इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अब देखो जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन होगा, और ये कैसे होगा उसको मैं नीचे आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी।
बताऊंगी, बट इतना तो आप सोच सकते हैं ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक टाइप का सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, यानी कि एड्सॉर्प्शन होना कहाँ है, सरफेस में होना है। इसका मतलब जितना सरफेस आपके पास होगा उतना एड्सॉर्प्शन होगा, तो जितना आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि आपका जो एड्सॉर्प्शन है, यहाँ पे देखिएगा, ये बोल रहा है एड्सॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया पर यूनिट मास, ठीक है। इसको मैं नीचे एग्जांपल से भी बताऊंगी। तो जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन होगा एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब आपने ना टेम्परेचर को चेंज करना है ना प्रेशर को चेंज करना है, वो आपने कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अफेक्ट होगा, और यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अफेक्ट होगा तो एड्सॉर्प्शन भी अफेक्ट होगा, ठीक है। तो वो चीज हमने क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर के जो ये दो फैक्टर्स हैं इनको कांस्टेंट रखना है, और कांस्टेंट रख के ये पूरा एड्सॉर्प्शन के फिनोमेना को प्रोसीड करना है। इतना हुआ ना। तो रीजन आपको होप क्लियर आया होगा। रीजन को मैं सिर्फ दोबारा से रिवाइज कराऊं, एक समराइज करूं, तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, उनके क्या होते हैं, सरफेस पे एक अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स होता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, आपके एड्सॉर्बेट के पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इन्वाइट करता है, ठीक है। और इसी इन्विटेशन की वजह से आपका एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना चलता है, और एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना आपका इंक्रीज होगा जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपको पता है एड्सॉर्प्शन एक टाइप का सरफेस फिनोमेना है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन। इतना हुआ। तो ये मैंने आपको सॉरी यहाँ पे मैंने आपको क्या है, रीजन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ अब आगे बात करते हैं। ओके, अब देखिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड। अब एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड क्या है, तो देखो आप इसे क्या एक एग्जांपल के फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है, उस सॉलिड सरफेस पे गैसियस मॉलिक्यूल जाके अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने ये बोला एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम दो पार्ट देखेंगे कि ये जो गैस है जो एड्सॉर्ब हो रही है, जिसे आप बोलते हैं एड्सॉर्बेट, इसका क्या नेचर है, ठीक है। तो नीचे लिखा है नेचर ऑफ गैस। और एक हम लोग देखेंगे आपका सॉलिड, जिसे आप बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उसका नेचर क्या है, तो हमने देखा नेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये दोनों को मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। अभी क्यों हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, क्यों नेचर देख रहे हैं, आपको आगे पता चलेगा। देखो ना, ये बोल रहा है, पहले मैं थ्योरी के साथ आपको लिखते हुए चलती हूँ। ये बोल रहा है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस और सॉलिड इज वेरी कॉमन। आपको पता है हम क्या नंबर ऑफ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे आपको गैसेस का एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है सॉलिड सरफेस पे, इसलिए हम बोल रहे हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस और सॉलिड इज वेरी कॉमन, ठीक है। अब ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड द सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन एन एड्सॉर्प्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है अब आप गैस के मॉलिक्यूल को सॉलिड की सरफेस में एड्सॉर्प्शन कराने वाले हो, बट कितने गैसियस मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। और वो दो फैक्टर है आपका, पहला है आपका नेचर ऑफ गैस, दूसरा है सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन एड्सॉर्प्शन। तो आपको दूसरा फैक्टर तो पता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा एड्सॉर्प्शन में उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जिसे आप बोलते हैं नेचर ऑफ गैस, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को सेपरेट लिखा हुआ है। नेचर ऑफ गैस को हम नीचे पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन एड्सॉर्प्शन है उसको हम नेचर ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है, आपका जो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है वो तो आपका क्या करा रहा है, सॉलिड करा रहा है, सॉलिड मतलब एड्सॉर्बेंट करा रहा है। तो एक बार नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पढ़ेंगे, एक बार नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स, इन दोनों का नेचर क्या है उस पर आपका टोटली एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन एड्सॉर्प्शन, यानी कि आपका जो एड्सॉर्बेंट है, आपका जो सॉलिड है, वो कितना सरफेस एरिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक तो आपको पता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे सुनिएगा, एक मजेदार चीज। ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है द टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल इन एन गिवन मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द साइज, ठीक है। अब ये बोल रहा है ना, देखो आपको ये चीज तो पता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना आपका एड्सॉर्प्शन होता है, बट आपको ये चीज क्या पता है कि जो आपका सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है कि आपके सॉलिड का साइज कैसा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, और जो आपका सरफेस एरिया ये भी एक फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसे आप बोलते हैं साइज, ठीक है। अब देखो साइज ही आपकी इन दोनों को अफेक्ट करेगा, ठीक है। कैसे अफेक्ट करेगा, देखो एक कॉमन सा एग्जांपल ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो देखो एग्जांपल आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे इसने यहाँ पर एग्जांपल पे बताया, सुनिएगा काफी आसान है। ये बोल रहा है अगर सपोज कीजिए आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक अभी बड़े साइज का क्यूब है, ठीक है, काफी बड़े साइज का क्यूब है, काफी मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी इसका एज लेंथ क्या है। ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब का अगर मैं एज लेंथ बताऊं तो इस क्यूब का
एज लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर क्या है इसका एज लेंथ है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर की आपने ली हुई है, इतने साइज का आपके पास सपोज कीजिए क्यूब है, ठीक है। अब अगर इसका क्या है एज लेंथ 1 सेंटीमीटर है और अगर आपको पूरा सरफेस एरिया निकालना है तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सरफेस एरिया आपको कितना मिलेगा इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये कैलकुलेटेड है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई, तो आपको पता चल गया कि अगर आपके पास ये सॉलिड है तो इसका सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यही 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया सरफेस पे आपके गैसेस मॉलिक्यूल आके अप्रोच करेंगे और एड्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितना सरफेस एरिया आता है उतना आपका एड्सॉर्प्शन हुआ, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या कह रहा है, ये आपका एक साइज है, ठीक है, आपका एक साइज है जिसे आपने बोला क्यूब, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी क्यूब को मैंने उठाया लेकिन इसका साइज बदल दिया। साइज बदल दिया मतलब इस क्यूब को मैंने छोटे छोटे से क्या है क्यूबलेट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे आपकी बड़ी सी वाटर ड्रॉप होती है उसे आप छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉप में तोड़ सकते हैं, सिमिलरली आपके एक पास एक बड़ा सा क्यूब है जिसका एज लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसको आपने क्या छोटे छोटे से क्यूब्स में तोड़ दिया, या अब आपके क्या छोटे छोटे से क्यूब बने, इसके छोटे छोटे से टुकड़े आपने किए हुए, ठीक है। अब देखो इन दोनों का साइज बदल गया ना, ये आपका एक बड़ा क्यूब था, ये आपके छोटे छोटे से क्यूबलेट्स हो गए, ठीक है। आप देखो दोनों का सरफेस, दोनों का अमाउंट बराबर है, ठीक है, जितना ये था इसी के मैंने छोटे टुकड़े किए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाई हूं, ठीक है। दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन हमने इन दोनों के साइज वरी कर दिए। तभी हमने बोला सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। अभी सुनिएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसके छोटे छोटे से क्यूबलेट कर दिए, और देखो इनके लिए भी मैंने एज लेंथ बताई, जिसकी जैसे इसकी एज लेंथ 1 सेंटीमीटर थी, सिमिलरली इसकी एज लेंथ कितनी है 10 टू दी पावर -3 सेंटीमीटर। देखो कितनी छोटी है, क्योंकि छोटे से क्यूबलेट्स हैं तो इनकी एज लेंथ होगी 10 टू दी पावर -3 सेंटीमीटर। अब अगर आप क्या है इनके लिए सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपको एक क्यूबलेट के लिए जो नहीं, एक क्यूबलेट के लिए नहीं, सॉरी, टोटल क्यूबलेट्स के लिए, इस क्यूब से जितने भी क्यूबलेट बने उन सब के लिए अगर आपने सरफेस एरिया निकाला, एक का निकाला, दूसरे का निकाला, सबका निकाला और सबको ऐड करके टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालेंगे तो जो टोटल सरफेस एरिया आपको मिलेगा वो मिलेगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एक का यानी कि इन क्यूबलेट का सरफेस एरिया आपको कितना मिला, इनका मिला आपको 6 इंटू कितना मिला 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 सेंटीमीटर। तो देखो 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 सेंटीमीटर और इसको क्या मिला 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 और 6 में से कौन बड़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है 6 इंटू 10 टू दी पावर 3, क्योंकि इसके बाद 3 जीरो और भी लग गया 6 के पीछे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका देखो आपके पास स्ट्रक्चर दोनों सेम थे, आपके पास सेम अमाउंट का ही सॉलिड था, ठीक है, लेकिन एक बार सॉलिड आपका सॉलिड का साइज कैसा था, सॉलिड का शेप कैसा था, ठीक है, साइज क्या था, बड़ा साइज था, ठीक है, और बड़े साइज होने की वजह से क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसी बड़े हुए साइज के क्यूब को छोटे छोटे से साइज में तोड़ दिया तो आपका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये चीज आपने क्या है और जगह भी, मतलब आप हर जगह पढ़ते हैं, एड्सॉर्प्शन में तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जैसे हम लोग कैटलिस्ट भी लेते हैं ना, जैसे आपकी जो मेटल कैटलिस्ट होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट होते हैं, तो अगर आप जैसे मैं बोलूं पीटी मैंने ले लिया या फिर जेडन मैंने यहाँ पर को ले लिया, एफई मैंने ले लिया, तो हम लोग जनरली जब इनको कैटलिस्ट की तरह एक्ट कराते हैं तो हम इनका पाउडर्ड फॉर्म लेते हैं। क्यों पाउडर्ड फॉर्म लेते हैं, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, ये क्या करता है ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, सॉलिड के फॉर्म में पाउडर्ड फॉर्म में ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, तो ज्यादा अमाउंट का एब्जॉर्प्शन होता है और ज्यादा स्पीड में ज्यादा रेट में क्या होगा रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। तो वही चीज है, हम लोग क्या है हमारे दोनों के अमाउंट बिल्कुल बराबर था, हमने साइज वरी कर दिया, एक बार बड़ा साइज लिया एक बार छोटा साइज लिया, तो बड़े साइज का जो सरफेस एरिया वो आपको कम मिला, छोटे साइज की वजह से सरफेस एरिया आपको ज्यादा मिला। ये पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो हमको इससे क्या पता चला कि हमारा जो सरफेस ये होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, जो हमारा एड्सॉर्बेंट होना चाहिए, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल आके एब्सॉर्ब अप्रोच कर रही है, तो वो जो सरफेस होनी चाहिए, वो जो सॉलिड होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, एज पॉसिबल, जितना आप पॉसिबल कर सकते हैं, जितना आप छोटा कर सकते हैं उतना छोटा साइज लो, क्योंकि छोटे साइज में क्या होता है सरफेस एरिया ज्यादा होता है कंपेयर टू बड़ा साइज, ठीक है। तो इसलिए इसने बोला कि सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, साइज। तो आप यहाँ पर ये एग्जांपल देके समझा सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है मोर एंड मोर द रेसिडुअल फोर्स आर क्रिएटेड व्हेन अ बिगर साइज इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर यूनिट एंड कॉज मोर एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये बोल रहा है क्या, जितना ज्यादा आप क्या बड़े साइज की यूनिट को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ते रहेंगे, उतना ज्यादा आपका क्या होगा रेसिडुअल फोर्स क्रिएट
होते रहेगा, यानी कि बढ़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा सरफेस बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका सरफेस कम था, अब देखो यहाँ आपके पास सरफेस ज्यादा है, और सरफेस ज्यादा है तो सरफेस में लगने वाला जो आपका ये अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्स है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है। आसान था। अगला भी बोल रहा है, दिस इज ओनली अ रीजन दैट मोस्ट ऑफ द एड्सॉर्बेंट अवेलेबल इन एन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म वन ऑफ द एक्सपेंसिवली यूज एड्सॉर्बेंट इज द एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, तो ये बोल रहा है यही आपका रीजन है, इन सारी चीजों के पीछे यही रीजन है कि आपने जनरली देखा होगा कि जो आपके एड्सॉर्बेंट होते हैं, जैसे आपका ये एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, मैंने इनका एग्जांपल भी आपको दिखाया था, ये हमेशा आपको पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है। जैसे मैंने आपको कैटलिस्ट की बात भी बताई, इनको हम जनरली पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। क्यों? क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में इनके पास बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया तो आपको बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, और जितना ये, क्योंकि सरफेस फिनोमिना है ना, सरफेस में लगने वाले अनबैलेंस फोर्स की वजह से तो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो जितना आप सरफेस प्रोवाइड करेंगे, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, उतना एड्सॉर्प्शन होगा। तो हम इस चीज से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो एड्सॉर्प्शन होता है वो, इसीलिए हाँ, हम लोग इस चीज से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे एड्सॉर्बेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमेशा हम लोग तभी फाइनली डिवाइडेड एड्सॉर्बेंट यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उनको डिवाइड करके ही यूज करते हैं। इतना हुआ। तो ये आपका क्या हुआ, नेचर ऑफ सॉलिड। नाउ नेचर ऑफ गैस क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पहला पॉइंट, ये बोल रहा है मोर रेडिली सॉल्युबल एंड इजीली लिक्विफाइड गैस जैसे H2, HCl, क्लोरीन, SO2 आर एडसॉर्ब एंड सो दे आर कॉल्ड एज द परमानेंट गैस। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है वो गैसेस जो आपकी आसानी से सॉल्युबल हो जाए और आसानी से क्या लिक्विफाइड हो जाए, जैसे आपकी H2, HCl, क्लोरीन, SO2, ये गैसेस क्या होती है, बहुत अच्छी से, बहुत आसानी से क्या होती है, एडसॉर्ब भी हो जाती है। ठीक है, इनको परमानेंट गैसेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमको ये चीज माइंड पर रखनी है कि वो गैसेस जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाए या फिर आसानी से सॉल्युबल हो जाए, वो गैस क्या आसानी से एडसॉर्ब भी हो जाती है, यानी कि वो एक अच्छे एडसॉर्बेट की तरह एक्ट करती हैं, आसानी से क्या है किसी सरफेस में जाके अप्रोच कर सकती हैं। ठीक है, अगले बोर्ड है दीज गैसेस आर रीडली अब्जॉर्ब, तो ये क्या आसानी से एडसॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हम इन तीनों में से चारों में से H2Cl एंड क्लोरीन एंड SO2, इनमें से अगर हम देखें कि इनमें से सबसे आसानी से, बहुत आसानी से एडसॉर्ब होने वाली गैस कौन सी है, तो आपको क्या पता चलेगा, SO2 यहाँ पर बहुत आसानी से एडसॉर्ब हो जाने वाली गैस है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, हमको क्या है, ये दो पॉइंट को माइंड पर रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दीज स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट, लाइटर द मॉलिक्यूलर वेट फास्टर द डिफ्यूजन, यानी कि जिन गैसेस का होगा मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा, सबसे कम होगा, लाइटर होगा, सबसे कम होगा, वो आसानी से क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, और जिन गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हैवियर होगा, वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवियर वेट किसका होगा, SO2 का होगा। तो हम बोल सकते हैं SO2 क्या है, आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी, और हमने क्या बोला, जो इजिली लिक्विफाइड गैस होती है वो आसानी से क्या हो जाती है, एडसॉर्ब भी हो जाती है। तो SO2 क्या है, बहुत आसानी से यहाँ पर एडसॉर्ब हो सकती है। ठीक है, इतना हुआ। तो ये हमारा था नेचर ऑफ गैस, और ये था हमारा नेचर ऑफ सॉलिड। तो इतना होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अगले स्टेप पे बात करते हैं। अब आया आपका टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। हमारे एड्सॉर्प्शन के टाइप्स कितने होते हैं, अब हम लोग टाइप्स एंड फैक्टर पे डिस्कशन लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये दो टाइप के एड्सॉर्प्शंस क्या होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन होते हैं जिससे। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो जनरली क्या है ना, आप एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक को बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब ये दो टाइप पहले आपके आए कहां से वो हम डिस्कस करते हैं, देन हम पर्टिकुलरली इन पर बात करेंगे। तो देखो ना, दो टाइप के एड्सॉर्प्शन आपसे कहां से आए, मैं आपको पहले सिंपली नीचे लेके चलती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, इस इमेज में देखिए, यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये इमेज आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दो टाइप के एड्सॉर्प्शन दिखा रहा है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसे आप फिजियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं, दूसरा केमिकल एड्सॉर्प्शन जिसे आप केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो देखने को क्या मिल रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना सॉलिड, ठीक है, ये जो क्यूब टाइप का दिख रहा है ये आपको, ये क्या है, ये दोनों क्या है, सॉलिड्स है। ठीक है, सॉलिड मतलब आपके एड्सॉर्बेंट है, जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया। ठीक है, बाकी इनके ऊपर जो आपको गैसेस, ये जो गोल गोल सी रेड कलर की बॉल मिल रही है, ये एक टाइप के मॉलिक्यूल है, जो है आपके गैसियस मॉलिक्यूल, जिसे आप बोल सकते हैं एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि आपके क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, सॉलिड है। ठीक है, इतनी चीज हुई। अब देखो ना, यहाँ पर आपको ना डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, फिजियोज ऑप्शन और केमियोज ऑप्शन में। तो डिफरेंस ये देखने को मिलेगा ना कि फिजियोज ऑप्शन में, या फिर बोल सकते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, जो आपके ये एड्सॉर्बेट होता है, ये जो सॉलिड की सरफेस होती है, और आपके जो ये गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एक नया बॉन्ड बना रहे हैं, गैसेस मॉलिक्यूल आके अप्रोच कर रहे हैं सॉलिड सरफेस पे और आके एक नया बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर को जो ये एक नया बॉन्ड बन रहा है ना,
फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये बॉन्ड क्या होता है, काफी वीक होता है, ठीक है। तो अगर आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, गैसेस मॉलिक्यूल और सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में जो अप्रोच हो रहा है, जो एक नया बॉन्ड बन रहा है, वो अगर आपका वीकर बॉन्ड है तो उस टाइप के एड्सॉर्प्शन को आप क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसे आप बोलते हैं फिजियोसॉर्प्शन। इतना हुआ। अब अगर मैं केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करूं, केमिसॉर्प्शन की बात करूं, तो केमिसॉर्प्शन के केस में क्या होता है, आपकी जो ये सॉलिड है, आपका जो ये एड्सॉर्बेट है, इसके और आपका जो एड्सॉर्बेट सॉरी तो केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, ये जो आपका एड्सॉर्बेंट बेंट है, ठीक है, यानी कि जो सॉलिड सरफेस है और इसमें जो अप्रोच कर रहा है आपका गैसियस मॉलिक्यूल, एड्सॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ये इससे अप्रोच करेगा, ये इससे अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा। तो अप्रोच करने के बाद इनके बीच में जो एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा, देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, ये आपका सॉलिड होता है, इनके पास क्या होती है, एक्टिवेटेड साइट्स होती है, ये जो आपको दिख रही है ना ब्लू कलर की, ये किनको बोला जाता है, एक्टिवेटेड साइट्स, ठीक है। और इन एक्टिवेटेड साइट पे ही आके आपकी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं और एक नया बॉन्ड को क्रिएट करते हैं, इनके साथ लिंक कर जाते हैं, ठीक है। तो केमिसॉर्प्शन के केस में क्या होता है ना, जो आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल और गैसेस मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो अप्रोच होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, वो एक टाइप का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ वीकर होता है और यहाँ स्ट्रॉन्गर होता है। तो कभी भी कोई आपको ऐसा एड्सॉर्प्शन देखने को मिले जहां पर आपके दो मॉलिक्यूल यानी कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, तो वो वाला आपका एड्सॉर्प्शन जो होगा वो पर्टिकुलरली केमिसॉर्प्शन होगा, ठीक है। ये एक तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो आपका इंटरेक्शन होगा वो वीकर होगा, यहाँ पे आपका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। नाउ एक और डिफरेंस मैं आपको बताऊं, वो ये कि आपको फिजियोसॉर्प्शन में क्या है, कोई भी एक्टिवेटेड साइट्स देखने को नहीं मिलेंगी। एक्टिवेटेड साइट्स मतलब जैसे आप बोल सकते हैं आपके पास चेयर लगी है, ठीक है, आपके पास एक खुला सा फील्ड है, वहां पे आपको बैठने के लिए क्या है, चेयर्स लगी हुई है, ठीक है। तो आप जाके चेयर पे फिट होंगे, चेयर पे बैठेंगे। सिमिलरली क्या होता है, उनको ही बोलते हैं एक्टिवेटेड साइट। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आपको कोई भी चेयर्स या फिर आप बोल सकते हैं एक्टिवेटेड साइट नहीं मिलती। ये क्या है, कहीं भी जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, आपको देख रहे हो ये कहीं भी जाके एड्सॉर्ब हो जा रहे हैं। अब जो नया गैसियस मॉलिक्यूल आएगा वो इन पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, जो नया आएगा वो इन पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो एक टाइप का वीकर इंटरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन केमिसॉर्प्शन के पास क्या होती है, एक्टिवेटेड साइट होती है, यानी कि उन्हीं एक्टिवेटेड साइट पर आपका आके आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, फिट होगा। और यहाँ पे जो आपका गैसियस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा ना, वो किसके सिमिलर होगा, एक्टिवेटेड साइट। आप देख सकते हैं ना, एक्टिवेटेड साइट के पास ऐसा शेप है ये, ठीक है। और इसी शेप में आपका आके क्या है, मॉलिक्यूल फिट हो रहा है। तो अगर क्या होगा, शेप बेकार होता, शेप ऐसा होता, ठीक है, एक्टिवेटेड साइट का, और तो इसमें आके मॉलिक्यूल कैसे बैठता, शेप तो फिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड शेप का, एक्टिवेटेड साइट का जो शेप होता है वो आपके मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग होता है, और उसी साइट्स में आके क्या आपके मॉलिक्यूल बैठते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में, ठीक है। तो ये चीज हमने आगे डिस्कस करनी, ठीक है। तो मैंने आपको रफली बता दिया, आगे फैक्टर्स वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, आसान है, सुनिएगा, थोड़ा सा लेंथी चल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, सुनिएगा। ये बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स, किस टाइप का आपका फोर्स लग रहा है, किसके बीच में, बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द एड्सॉर्बेट, यानी कि आपके एड्सॉर्बेट के क्या मॉलिक्यूल है, एंड द एड्सॉर्बेंट, ठीक है, आपके जो सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट है उनके बीच में, मॉलिक्यूल ऑफ एड्सॉर्बेट यानी कि आपके गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में, और सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब आपके सॉलिड के सरफेस में किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बेसिस पे जनरली हम एड्सॉर्प्शन को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। सिंपल था। अब देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सुनिएगा, वही है जो मैंने अभी आपको बताया। ये बोल रहा है व्हेन ए पार्टिकल ऑफ ए एड्सॉर्बेट, जब आपके पार्टिकल क्या है, एड्सॉर्बेट की जो पार्टिकल्स हैं, आर हेल्ड टू ए सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि जो आपकी गैसियस पार्टिकल है ना, वो अगर क्या होगा, आपके सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब सॉलिड की सरफेस से, ठीक है, अट्रैक्ट होगी, होल्ड होगी, जुड़ी हुई होगी बाय ये फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस मतलब जैसे आपका वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, ठीक है। अगर वो क्या है, फिजिकल फोर्सेस के थ्रू अगर आपका कोई गैसियस मॉलिक्यूल आपकी सॉलिड सरफेस से किसी फिजिकल फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्ट है, जैसे आपका वॉन्डरवॉल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट है, तो यहाँ पे जो आपका एड्सॉर्प्शन होगा इसी को आप टर्म देंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अगला ही बोर्ड है द अट्रैक्टिव फोर्स आर वीकर। आपको पता है वॉन्डरवॉल फोर्स क्या होता है, एक टाइप का वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से बोर्ड है द अट्रैक्टिव फोर्स आपका क्या होता है, वीकर होता है। देयरफॉर दीज कैन बी इजिली ओवरकम, इस वजह से क्या है, ये इजिली ओवरकम हो जाते हैं। इजिली ओवरकम मतलब यहाँ से क्या है, आपकी सॉलिड की सरफेस में जो गैस अप्रोच करके बैठा हुआ है फिजिकल बॉन्ड के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हैं वीक वॉन्डरवॉल फोर्स के थ्रू क्या है,
अप्रोच करके ऐसे बैठा हुआ है तो ये बॉन्ड आपका वीकर है, तो ये बॉन्ड आपका आसानी से भी टूट सकता है। और अगर ये आपका बॉन्ड आसानी से टूट गया तो ये गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ से उड़ जाएंगे, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होंगे, उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, सॉलिड आपका वापस से एज इट इज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, द अट्रैक्टिव फोर्स आर वीकर देयरफॉर दे कैन इजीली ओवरकम, वो आसानी से क्या हो सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं। आइदर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कैसे ओवरकम हो जाते हैं, बैठे बैठे तो होंगे नहीं, हम यहाँ पर फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स कैसे, एक होता है आपका टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर, इन दोनों का ही ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया या फिर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाएगा मतलब यहाँ पे जो आपका फिजिकल बॉन्डेड वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स जो आपका लगा हुआ है, वीक वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ से स्केप आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से भाग जाएंगे और आपका क्या होगा, सॉलिड आपको एज इट इज मिल जाएगा। इतना चीज हुआ। तो ये होता है आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो कैरेक्टरिस्टिक बताने से पहले ना मुझे आपको इसका थर्मोडायनेमिक्स समझा लेना चाहिए, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है, देखो काफी आसान कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको यही तो बताना है कि आपको रिएक्शन मतलब रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पहले से नोन है थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर को जो आपका जी है यही तो आपको रिप्रेजेंट करती है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आपको क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपको पता है अगर जी की वैल्यू नेगेटिव आई तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, अगर जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई तो रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जी की वैल्यू को नेगेटिव लाना है, क्योंकि आपको पता है एड्सॉर्प्शन तो एक टाइप की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो खुद से हो रही है, हम तो किसी को किसी के ऊपर चिपका नहीं रहे ना, हमने कोई ग्लू नहीं लगाया किसी की सरफेस पे, ठीक है, वो खुद से एड्सॉर्ब हो रही है। तो जो आपका एड्सॉर्प्शन होता है वो एक टाइप का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जिस वजह से हमको क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, ये बोल रहा है द एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये हमको नोन है, तो दैट्स वाई हमको क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस पे। तो आपको पता है टी तो आपका टेम्परेचर हो गया और यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा जी आपकी क्या है, डेल्टा एच हो गया आपका एंथैल्पी और डेल्टा जी हो गया आपका एंट्रोपी, ठीक है। एंथैल्पी आपको क्या बताती है कि आपकी जो ये रिएक्शन हो रही है, जो आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस चल रही है, इसमें कितने अमाउंट की जो एनर्जी है वो या जो रिलीज हो रही है या फिर आप बोल सकते हैं एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। और आपको पता है एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एच आपको क्या बताती है, रैंडमनेस यानी कि डिसऑर्डरनेस बताती है कि कितना डिसऑर्डरनेस रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं पहले डेल्टा एच पे, ठीक है। डेल्टा एच आपको क्या बताता है, मैंने बताया एंथैल्पी के बारे में बताता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। अब आप खुद ही सोचो कि एब्सॉर्प्शन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्सॉर्ब होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है ना कि अगर कोई भी रिएक्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो बॉन्ड क्या आपस में जुड़ते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जब भी आपकी किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वो एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो आपको पता है हमारी जो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चल रही है इसमें हमारी क्या हो रही है, एनर्जी क्या, हमारा जो बॉन्ड है वो बन रहा है, किसके बीच का बॉन्ड बन रहा है, आपके जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो अप्रोच कर रहे हैं सॉलिड सरफेस पे और सॉलिड सरफेस पे आके वो एक नया बॉन्ड बन रहा है, तभी तो वो एक्टिवेटेड साइड में बैठ रहे हैं और एक नया बॉन्ड बना रहे हैं। इट मींस अगर हम देखें तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में क्या है, एक नया बॉन्ड बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हीट क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, बाहर जाती है, रिलीज होती है। और अगर कोई प्रोसेस को आप बोलते हैं एनर्जी जिसमें बाहर जाती है, उसको हम टर्म क्या देते हैं, एक्सोथर्मिक। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक के लिए मतलब क्या होता है, डेल्टा एच मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, ये बोला ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर अकर अट्रैक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और क्या हो रहा है, एक नया बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। नया बॉन्ड क्रिएट के टाइम पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इट मीन देयरफॉर हम बोल सकते हैं इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इतना हुआ। नाउ अगर हम लोग देखो, अब हमने क्या है, एंथैल्पी पे बात कर ली, अब बात करते हैं एंट्रोपी। टेम्परेचर तो टेम्परेचर हुआ, अब हम देखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी में रिएक्शन कराते समय कितना चेंज आया, ठीक है। तो आपको पता है एंट्रोपी आपको रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस की बात करती है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए ना, पहले आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल थे, ये आपका गैसियस मॉलिक्यूल थे और आपको पता है गैसियस मॉलिक्यूल के पास
सबसे ज्यादा रैंडमनेस होती है, सबसे ज्यादा फ्रीली आपके गैसेस मॉलिक्यूल ही तो होता है। तो पहले गैसेस मॉलिक्यूल के पास जो रैंडमनेस थी, जो डेल्टा एस की वैल्यू थी, वो बहुत हाई थी, ठीक है। लेकिन जैसे आपके गैसेस मॉलिक्यूल क्या है, ये सॉलिड की सरफेस में आके बॉन्ड बनाएंगे, अप्रोच करेंगे, साइड्स में फिट होंगे, तो देखो क्या ये अब रैंडम है, क्या ये डिसऑर्डर्ड है, नहीं है। अब वो क्या एक ऑर्डर्ड वे में बैठ गए, जैसे आपने यहाँ देखा ना, पहले वो फ्री होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, वो फ्री होंगे, लेकिन एक्टिवेटेड साइड जैसे इनको मिली, ये यहाँ पर को सीट में बैठ गए, चेयर में बैठ गए, अब वो हिलेंगे नहीं। तो हुआ क्या, पहले डिसऑर्डर्ड थे, अब वो ऑर्डर्ड है। यानी कि जब आपने एड्सॉर्प्शन कराया, तो एड्सॉर्प्शन कराते टाइम पे आपका डिसऑर्डरनेस से आप ऑर्डरनेस की ओर गए, समझ में आए। तो एंट्रोपी की वैल्यू आपको क्या देखने को मिली, नेगेटिव देखने को मिली। डिसऑर्डरनेस कम हुआ, तो डिसऑर्डरनेस कम हुआ मतलब एंट्रोपी की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। तो ये बोल रहा है ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन द मॉलिक्यूल एट द सरफेस आर मोर ऑर्डर्ड स्टेट देन द अदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा ऑर्डर्ड है कंपेयर टू बाहर साइड में। इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी ऑफ द एड्सॉर्प्शन मस्ट बी नेगेटिव, तो एंट्रोपी की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो मैंने आपको इतना बता दिया कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है आपका, चाहे आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करो, चाहे आप केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करो, अगर आप उसकी थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे कि कैसे आपकी रिएक्शन चल रही है, स्पॉन्टेनियस चल रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस चल रही है, तो आपको मैंने एंथैल्पी और एंट्रोपी का दोनों का बता दिया कि एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी। तो इसके बेसिस पे हमको डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये भी आपकी नेगेटिव है, ठीक है, और ये भी आपकी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो हमको तो ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए ना, डेल्टा जी की वैल्यू हमको कुछ भी करके नेगेटिव चाहिए, क्योंकि हमारी जो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस है आपको पता है वो खुद से हो रही है, हमको नहीं करानी। तो हम इतना सोच सकते हैं कि यहाँ दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए और इसकी वैल्यू हमारे पास कम होनी चाहिए, क्योंकि जब बड़ी नेगेटिव वैल्यू से आप छोटी नेगेटिव वैल्यू को माइनस करेंगे, तब जाके आपको क्या होगी, ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, समझ में आए। तो ये हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स बता सकते हैं कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स कैसा चलता है एड्सॉर्प्शन का, ठीक है। नाउ अब आपके ऊपर वापस से लेके जाती हूँ फिजिकल एड्सॉर्प्शन यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के फैक्टर्स पे, कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है। तो को पहला फैक्टर है आपका, पहली कैरेक्टरिस्टिक है लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये बोल रहा है फिजिकल एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात करें, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एंथैल्पी की वैल्यू आपकी काफी लो होती है। क्यों होती है, आसान से रीजन है, आसान सा रीजन ये है कि हमको पता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जब आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनता है, ये जब दोनों क्या आपस में इंटरेक्ट करके एक नए बॉन्ड को क्रिएट करता है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एक टाइप का वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे आप बोलते हैं वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, इस वजह से यहाँ पर जो आपको मोलर एंथैल्पी की वैल्यू भी मिलेगी, एंथैल्पी की जो आपको वैल्यू मिलेगी, एनर्जी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी तो हुआ, तो उसकी जो आपको वैल्यू मिलेगी ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन वो भी आपकी क्या होगी, लो होगी, समझ में आया। और इसी का उल्टा कहाँ होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन में। क्यों, केमिकल एड्सॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्गर होता है, तो मोलर एंथैल्पी की वैल्यू भी वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की होती है वो है इनका रिवर्सिबल नेचर, यानी कि आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल भी हो जाता है। क्यों होगा, वो वापस से वही चीज आ गई, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जो आपका एड्सॉर्बेंट होता है और आपका जो एड्सॉर्बेट है उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो आसानी से टूट भी सकता है। तो कैसे टूटेगा मैं आपको समझाती हूँ, सुनिएगा। पहले तो थ्योरी में ये बोल रहा है द फिजिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जनरली रिवर्सिबल होती है, देयरफॉर इक्विलिब्रियम आपका रीच करता है। कैसे, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, आपका सॉलिड है यानी कि एड्सॉर्बेंट है आपके पास, इसके ऊपर आपने एड्सॉर्बेट को यानी कि गैस को अप्रोच कराया, तो जैसे इन्होंने अप्रोच किया तो आपको क्या देखने को मिला, सॉलिड और गैस के बीच में एक बॉन्ड देखने को मिला, आपको एक बॉन्ड वाली स्पीसीज मिली, ठीक है। और देखो जब इनका बॉन्ड बना आपस में, आपकी हीट भी रिलीज हुई। क्यों, क्योंकि जब भी आप क्या करते हैं, बॉन्ड को बनाते हैं तो आपकी हीट रिलीज होती है, तो आपका बॉन्ड बना तो आपकी हीट क्या हुई, बाहर निकली, तो आपको पहले सिंपली ये दिखाया गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये जो बॉन्ड है ना वो वीकर बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड बन तो गया बट आसानी से टूट भी तो सकता है। तो यहाँ पे ये आपका गैस और सॉलिड का जो ये कंपाउंड है, जैसे आप बोल सकते हैं ये गैस है, सॉरी ये सॉलिड है, इसके ऊपर जो ये गैस बैठी हुई है, इनके बीच में बॉन्ड के बहुत वीक है, तो वीकर बॉन्ड आसानी से यहाँ से टूट सकता है। कैसे, जो इन्होंने हीट दी है ना, ये थोड़ी सी हीट लेके क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हीट अब्सॉर्ब करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो हीट दी है उसे अगर आप वापस से ऑब्जॉर्ब करेंगे तो गैस और सॉलिड के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और ये जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये किस में शिफ्ट हो जाएंगे, वापस से अपने सॉलिड और वापस से अपने गैस में सेपरेटली शिफ्ट हो जाएंगे। तो
इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर को क्या होता है, इक्विलिब्रियम आसानी से रीच कर सकता है, यानी कि आसानी से इक्विलिब्रियम आपको बना सकता है। ठीक है, अब आप आगे क्या बोल रहा है सुनिएगा। अब ये बोल रहा है व्हेन वी स्क्रीन, देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग फैक्टर्स लाएं, फैक्टर्स कैसे, देखो आपने हेनरीज लॉ पढ़ा है ना, हेनरीज लॉ सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग क्या बोलते थे, हेनरी लॉ आपको ये बोलता है कि अगर आपने क्या, सपोज कीजिए यहाँ पर आपका कोई लिक्विड है और यहाँ पर आपकी गैस है, ठीक है, अगर आपने इस गैस को क्या है, इस लिक्विड में सॉल्युबल करना है, अगर इसको क्या है, गैस को लिक्विड में सॉल्युबल बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर से प्रेशर डाल सकते हैं। अगर आप जितना प्रेशर डालेंगे उतनी ही गैस की यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कैसे, देखो ना, आपका जो गैस होती है ना, गैस की मॉलिक्यूल आपको पता है फ्री होता है, ठीक है, बहुत फ्री होता है। तो अब आपने यहाँ पर इस लिक्विड के ऊपर गैस तो डाला, ठीक है, आपने देखो ये सपोज कीजिए एक चैम्बर के इसके अंदर रखा हुआ है, आपने इस लिक्विड के ऊपर क्या है, गैस मॉलिक्यूल डाले, बस गैसेस मॉलिक्यूल फ्री है, वो नीचे क्यों जाएंगे, वो ऊपर उड़ने लगेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या कर दिया ना, अब आपने ऊपर से लगा दिया प्रेशर। तो देखो अगर मैंने ऊपर से प्रेशर लगा दिया, यहाँ तक मैंने कोई प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, बंद कर दिया, उतने में प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो अब जो ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल थे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर और प्रेशर लगाऊंगी तो क्या होगा, देखो ये मैंने और प्रेशर लगाया, तो ये गैसेस मॉलिक्यूल अब ऊपर नहीं जा पाएंगे फ्रीली, यहाँ पर तक मैंने प्रेशर लगा दिया, प्रेशर जितना लगाऊंगी वॉल्यूम उतना घटेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब गैसेस मॉलिक्यूल के पास फ्री स्पेस नहीं है, अब वो क्या होंगे, लिक्विड में जाके सॉल्युबल होने लगेंगे, क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है, ठीक है। सेम चीज आपकी यहाँ भी आती है, ठीक है, क्या आती है, जितना ज्यादा प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं ना, तो उतना ही ज्यादा आपका गैसेस मॉलिक्यूल सॉलिड में एब्जॉर्ब होता है, सॉरी एड्सॉर्ब होता है, और एड्सॉर्ब होने के बाद आपका जो ये जो रिएक्शन है ना, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड में भी जाएगी, बैकवर्ड में भी जाएगी, ठीक है, और फॉरवर्ड में जितना जा रही है उतना ही बैकवर्ड में भी जाएगी। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम कहाँ की ओर शिफ्ट होने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, वही चीज आ गई, देखो हम यहाँ पर को ऐसे सोचते हैं, हमने एक चैम्बर लिया, इसके अंदर हमने एक सॉलिड लिया, ठीक है, सपोज आपने ये सॉलिड लिया, ये सॉलिड की सरफेस है, ठीक है, इस सॉलिड की सरफेस में आपने गैसेस मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब कराना है, ठीक है, एड्सॉर्ब कराना है, सॉरी, ठीक है, एड्सॉर्ब कराना है। तो यहाँ पे मैंने गैसेस मॉलिक्यूल लिए हैं, ये गैसेस मॉलिक्यूल फ्री हैं, ठीक है, आसानी से ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये सॉलिड की सरफेस में जाके एड्सॉर्ब हो नहीं रहे हैं। अब आपने क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगाया, अब प्रेशर लगाया, देखो हमने इतना प्रेशर लगाया, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, प्रेशर लगा दिया, इसको इतना छोटा कर दिया, प्रेशर लगा दिया, जैसे ही प्रेशर लगा देखो वॉल्यूम कम हो गया। अब जो गैसेस मॉलिक्यूल ऊपर थे वो गैसेस मॉलिक्यूल अब यहाँ पे सॉलिड की सरफेस में आएंगे, और सॉलिड की सरफेस के पास क्या अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स है, तो वहां जाके ये क्या हो जाएंगे, अब एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए, समझ में। तो प्रेशर बढ़ा के हमने एड्सॉर्प्शन को बढ़ाया, तो जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम हम डिक्रीज कराएंगे, और इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना मतलब गैस और सॉलिड के बीच में नए बॉन्ड को क्रिएट करेंगे, इतना हुआ। तो ये होता है आपका नेचर की फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इसलिए आप क्या बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल नेचर का होता है। बट इसके रिवर्सिबल नेचर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कैसे, अगर हम प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। समझ में आया, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, देखो देखो ना, इसके अलावा एक और फैक्टर आपका रहता है, प्रेशर के साथ साथ आप टेम्परेचर का भी यूज करते हैं। तो देखो टेम्परेचर के केस में इसी का उल्टा होता है, टेम्परेचर के केस में इसका उल्टा क्या होता है, देखो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर तो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल की जितनी एनर्जी थी उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल को अगर मिल गई टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो वो क्या होंगे, और ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे, और अगर वो और फ्रीली होंगे तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये सॉलिड की जो सरफेस है, जिनके पास आप बोल सकते हैं एक्टिवेटेड साइड तो नीचे केमिकल एड्सॉर्प्शन में होती है, बट अगर मैं बोलूं इनके पास जो रेसिडुअल फोर्स है, अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्स, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है इनकी ओर, वो भी क्या करेगा, इनको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम होंगी, जितनी ज्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा वो डिफिकल्ट होंगी पकड़ने में। ये चीज तो समझ सकते हैं, तो ये फैक्टर आप यहाँ पर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगला क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात मैंने वही बता दी कि आपके गैसेस मॉलिक्यूल है ना, गैसेस मॉलिक्यूल को आप जितना टेम्परेचर देंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो गैसेस मॉलिक्यूल को यहाँ पर अप्रोच कराना हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों पड़ा था, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करती है, ठीक है, तो उनको पकड़ना, यहाँ बैठाना काफी डिफिकल्ट है। अब अगर हम लोग टेम्परेचर दे देंगे तो मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो उनको और रैंडमली, उनका और रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज कर रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। इतना तो कम समझ सकते हैं, और ये चीज आपको पहले से नोन भी होगी, जैसे आपकी जो ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपकी
आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होता है, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन आपकी स्लो होने लगेगी। तो आपको पता है ये भी तो आपकी एक टाइप की एड्सॉर्प्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रही है, बॉन्ड बन रहा है तो हीट आपकी निकल रही है। तो कभी भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ही आपकी रिएक्शन का रेट क्या होता है, कम होता है। तो मैंने आपको ये ऐसे भी समझा दिया अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, वही चीज मैंने लिखा है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी रेट घटेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही रिएक्शन आपकी बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये एंडोथर्मिक होती तो उल्टा केस आ जाता, समझ में आया। और टेम्परेचर का केस बता दिया और रीजन भी बता दिया कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी डिफिकल्टी होगी गैसियस मॉलिक्यूल को पकड़ के यहाँ पर बैठाने के लिए। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगला है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका ना एड्सॉर्बेट ना आपका एड्सॉर्बेंट कोई भी स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता मतलब ऐसा नहीं होता कि हमको क्या है, अगर एड्सॉर्प्शन कराना है तो हमको ये पर्टिकुलर एड्सॉर्बेट चाहिए या फिर ये पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक यहाँ पर को नहीं होता। तो ये बोला इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, देयरफॉर ऑल गैसेस एड्सॉर्ब ऑन द ऑल द सरफेस एट द सेम एक्सटेंट। तो ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, इस वजह से क्या है, जितनी भी आपकी गैसेस हैं जो आपके एड्सॉर्बेट एक टाइप का क्या एड्सॉर्बेट है, वो क्या आसानी से बहुत इजीली क्या है हर टाइप के सॉलिड सरफेस में जाके एड्सॉर्ब हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हाँ हमें पर्टिकुलरली ये गैस चाहिए और पर्टिकुलरली ये सॉलिड थे और तभी जाके इनके बीच में एड्सॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जितनी आपके, और ये देखो कहीं भी अगर स्पेसिफिसिटी नहीं होती है ना तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास ऐसा चूज करने का नहीं है। ठीक है, हमको जो मिला हमने उठा लिया, कि हमारे पास कोई भी चूज करने का नहीं है। अगर हमको चूज करने का मौका मिलता तो हम कितना टाइम लगाते हैं, हमको कपड़े भी चूज करने तो हम कितना टाइम लगाते थे, चूज ही नहीं करने तो हम क्या जो मिला हाथ लगा लिया। ठीक है, तो वही है, इनका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है, चूज करने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, आसानी से जो मिला उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने सरफेस पे। तो कोई भी सॉलिड आप ले सकते हैं, कोई भी गैसेस को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला इसका रीजन क्या है, ये बोला दिस इज बिकॉज a given surface of an adsorbent does not show any preference for the particular gas as a van der Waals forces are the universe। ठीक है, तो ये बोल रहे इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सपोज आपके पास कोई एक सॉलिड है। ठीक है, अब आपको पता है अगर इसमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो सॉलिड की सरफेस है ये गैसियस मॉलिक्यूल के साथ van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगी। ठीक है, और ये बोल रहा है van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एक टाइप का यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये क्या है, किसी भी सॉलिड और किसी के लिक्विड के बीच में लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लिक्विड के बीच में लगेगा, यही सॉलिड के बीच में लगेगा या फिर यही गैस के बीच में लगेगा। ठीक है, तो किसी के बीच में भी लग सकता है क्योंकि van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक टाइप का यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप इनको किसी भी दो बोल सकता है सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस के बीच में लगा सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी है। ओके, अगला है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट का नेचर कैसा है, ठीक है, जो आपका अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो ये बोला द गैसेस विच इज इजीली लिक्विफाइड, जो मैंने अभी आपको बताया वो गैसेस जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं, वो गैसेस क्या होती है, आसानी से एड्सॉर्ब हो जाती है। वो क्या आसानी से एड्सॉर्ब हो जाते हैं, रेडियली एड्सॉर्ब हो जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि वही है, यहाँ पर van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इतनी चीज माइंड पर रखनी है कि जो गैसेस इजीली लिक्विफाइड हो जाएंगी वो आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएंगी। और लिक्विफाइड कौन सी गैसेस होंगी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, जैसे हमने ऊपर SO2 के केस में पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गया फिजिकल एड्सॉर्प्शन का, इतना हुआ। अब सिमिलरली हमने केमिकल एड्सॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। ठीक है, तो देखिए अब केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो देखो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, जो आपका एड्सॉर्बेट होते हैं और आपका जो एड्सॉर्बेंट होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा एक टाइप का केमिकल फोर्स। ओके, और अगर वो केमिकल फोर्स है तो वहां पर केमिकल बॉन्ड बनेगा जो कि एक टाइप का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन, तभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज लिखिए, देखो थ्योरी क्या बोल रही है, ये बोल रही है व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ एड्सॉर्बेट, जब आपके
एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल हेल्ड होते हैं टू ए सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट में, तो आपका एड्सॉर्बेट क्या हुआ, अगेन आपका गैस हो गया, एड्सॉर्बेंट अब अगेन आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो जब आपके सॉलिड गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस में क्या होते हैं, एड्सॉर्ब होते हैं बाय ये केमिकल फोर्सेस के थ्रू, और वहां ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जो कि एक टाइप के स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो उस केस में जो एड्सॉर्प्शन होता है उसे हम पर्टिकुलरली बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, अगला ही बोर्ड है द केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद द एब्सॉर्ब मॉलिक्यूल एंड द एब्सॉर्बेंट ऑफ द सरफेस, दिस टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलती है किसके बीच में, आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की सरफेस के बीच में। और यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन होती है वो एक टाइप की इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जैसे ये आपकी रिवर्सिबल थी, नीचे वाली आपकी इरिवर्सिबल है। क्यों, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये जो बॉन्ड बन रहा था ना, गैस और सॉलिड जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे थे और गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस में जाके एड्सॉर्ब हो रहे थे, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन था वो वीकर था तो आसानी से ये टूट सकता है। लेकिन यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो टूटेगा नहीं, तो रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो हमने सिर्फ 4 कैरेक्टरिस्टिक ऐड की है। पहला है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, हायर होगा केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका स्ट्रॉन्गर है। तो ये क्या बोल रहा है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं, देयरफॉर जो मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा वो भी आपका क्या होगा, काफी हाई होगा। तो जिस वजह से हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए काफी हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इरिवर्सिबल नेचर बता दिया, क्योंकि आपका जो एड्सॉर्बेट है और जो कि क्या, देखो आपका जो ये गैसियस मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेट है, जब ये कहाँ अप्रोच करते हैं, आपके सॉलिड यानी कि एड्सॉर्बेंट में अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक टाइप का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे आप इसे तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ सकते नहीं है तो ये रिएक्शन के, जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड टूट के पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जा रहा था, अगर ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी, यानी कि आपके केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में आपका इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता और रिएक्शन केस सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल एड्सॉर्प्शन का क्या होता है, एक टाइप का इरिवर्सिबल नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो ये बोल रहे केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सबसे पहले फर्स्टली तो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे आप क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले तो इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ एक्सटेंट के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एक गैस एड्सॉर्ब एट अ लोअर टेम्परेचर बाय ए फिजिकल एब्जॉर्प्शन may be changed into a chemical absorption as a higher temperature। तो ये बोल रहा है अगर आपकी कोई गैसेस है वो लो टेम्परेचर में आपके सॉलिड सरफेस में एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहां पर अगर आपका टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि वहां पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि आपकी गैसेस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस में बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वहां पर केमिसॉर्प्शन का फिनोमिना भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि केमिसॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाते हैं तो एक हद तक, एक सर्टेन टाइम के तक आपका टेम्परेचर के साथ साथ आपकी क्या ये एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आपकी जो एब्जॉर्प्शन है उसका रेट क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, आपका जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, केमिसॉर्प्शन जो होता है वो आपका हाईली सेलेक्टिव था। देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका हाईली सेलेक्टिव नहीं था, ये आपका हाईली सेलेक्टिव है। हाईली सेलेक्टिव है मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेट ही है एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के लिए। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या होगी, कुछ स्पेसिफिक गैस होंगी कि हाँ ये स्पेसिफिक गैस आपकी स्पेसिफिक सॉलिड में जाके एड्सॉर्ब होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है केमिकल एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमें पता है केमिकल एड्सॉर्प्शन जब आप कराते हैं उस केस में आपको केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है आपके गैसियस मॉलिक्यूल और आपके सॉलिड सरफेस के बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपकी रिएक्शन, ये जो आपकी एड्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस चल रही है वो आपकी हाईली सेलेक्टिव है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड आपकी कौन से गैसियस मॉलिक्यूल और कौन से सॉलिड के बीच में बनना है वो आपका स्पेसिफिक है। सारे गैसियस मॉलिक्यूल सारे सॉलिड मॉलिक्यूल के साथ केमिकल बॉन्ड तो नहीं बना सकती, फिजिकल बॉन्ड बनाएगी बट केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकती। इस वजह से हम बोलते हैं कि आपका जो ये केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो हाईली सेलेक्टिव होता है। समझ में आ रहा ना क्यों, क्योंकि देखो ना केमिकल बॉन्ड कोई भी किसी के साथ तो नहीं बना सकता ना, हमने केमिकल बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पर को क्या स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट होंगे, वो ही स्पेसिफिक एड्सॉर्बेट होंगे, कुछ स्पेसिफिक एड्सॉर्बेट होंगे, वो ही स्पेसिफिक एड्सॉर्बेट आपकी स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट में जाके
एड्सॉर्ब होंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा, कुछ ही स्पेसिफिक, जैसे कुछ गैसेस मॉलिक्यूल स्पेसिफिक होंगे कि हाँ ये गैसेस मॉलिक्यूल इस सॉलिड में एड्सॉर्ब होंगी, ये गैसेस मॉलिक्यूल इस सॉलिड में एड्सॉर्ब होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इतना हुआ, ठीक है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी डिस्कस कर दिया। लास्टली आप फैक्टर्स पे भी बात कर लो। थर्मोडायनेमिक्स मैंने बता दिया, फैक्टर्स आपको क्या बताता है, ठीक है। तो देखो फैक्टर आपको क्या बता रहा है। पहला फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आपके एड्सॉर्प्शन को कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया। हमको ये चीज पता है कि आपके ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन और वो अगर आपकी क्या एक्सोथर्मिक नेचर की है, तो एक्सोथर्मिक नेचर मैंने आपको आगे बताया था ना, मैंने क्या बोला था, देखो अगर आप एड्सॉर्प्शन करा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे, देखो सपोज कीजिए ये आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है। इस सॉलिड की सरफेस में आके गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं। एड्सॉर्ब हो रहे हैं मतलब वो एक नया बॉन्ड को कर रहे बना रहे हैं। जैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, वीकर वॉन डेर वाल्स फोर्स को बनाते हैं। केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक टाइप का केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। यानी कि अगर आप एड्सॉर्प्शन करा रहे हैं तो सिंपली बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन आपको एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो देखो अगर आपका बॉन्ड कभी फॉर्म होता है तो उस समय क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। हमको पता है बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पर हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर आपके किसी भी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो ऐसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर की प्रोसेस। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल ने क्या बोला था, इन्होंने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग एक चीज बताई थी। इन्होंने बोला कि अगर आपकी रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपनी रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग उतना ही ज्यादा आपकी रिएक्शन का रेट कम होगा। या फिर मैं बोल सकती हूँ पर्टिकुलरली यहाँ पर एड्सॉर्प्शन की बात करूं तो मैं बोलूंगी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही आपका एड्सॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये किसने बोला, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक ना होकर एंडोथर्मिक होती तो ये चीज उल्टी हो जाती कि टेम्परेचर आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपका एड्सॉर्प्शन होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन। इट मीन जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना एड्सॉर्प्शन आपका कम होगा। तो सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये क्या बोल रहा है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है, आपके एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर एंड एड्सॉर्प्शन क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं जितना ज्यादा आपके टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होगा उतना ही ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो ना, इसको मैं आपको ऐसे भी समझा सकती हूँ। देखो अगर मैं बोलूं कि आपका यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल है, ये आपके गैसियस मॉलिक्यूल है और इन गैसियस मॉलिक्यूल को इस सॉलिड सरफेस में जाके क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। अब देखो ना, अगर मैं यहाँ पर को क्या करूं, मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे गैसियस मॉलिक्यूल को सॉलिड सरफेस में एब्जॉर्ब करना है और मैं नीचे से टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ। तो देखो ना, टेम्परेचर को मैं रिलेट कर सकती हूँ थर्मल एनर्जी से। यानी कि जितना ज्यादा मेरा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा मेरी क्या होगी, थर्मल एनर्जी होगी। ये चीज मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। और आपको पता है जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर मैं बाहर से टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो इन गैसियस मॉलिक्यूल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल तो जो पहले रैंडम मोशन में थे अब वो और ज्यादा रैंडम मोशन में आएंगे, यानी कि उनकी स्पीड और बढ़ जाएगी। अब देखो ना, अगर आपके गैसियस मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या वो किसी सरफेस में जाके एब्जॉर्ब होंगे, रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, गैसियस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बट अगर हम बाहर से और टेम्परेचर दे दें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब वो और रैंडम मोशन में आएंगे और ज्यादा क्या होगी, फास्ट मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से उनका सरफेस में एब्जॉर्ब होना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन का रेट पक्का पक्का क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इतना हुआ। अब देखो ना, ये बोल रहा है अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ शो कराऊं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेम्परेचर और एब्जॉर्प्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो सॉरी। तो मैं इनका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बना सकती हूँ। देखिए इनका ग्राफ है, इनको मैं कुछ ऐसा बना सकती हूँ। ये मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये मेरा टेम्परेचर है तो मैं बोल सकती हूँ जितना मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया उतना मेरा एब्जॉर्प्शन रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। आप देखो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है, यहाँ पे हमारे टेम्परेचर की वैल्यू
कितनी ज्यादा, टेम्परेचर हाई है लेकिन इस पॉइंट पे मेरा एड्सॉर्प्शन का रेट क्या है, मिनिमम है। तो आपको पता चल गया टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन रेट आपका क्या हुआ, मिनिमम हुआ। ठीक है, अब यह देखो यहाँ पर आपका क्या है, एड्सॉर्प्शन आपका इतना ज्यादा है, पीक पे है, बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आपकी क्या है, मिनिमम है। तो आप देख सकते हैं कि आपका टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब आपको मैं ये भी बोलूँ तो ये जो आपका ग्राफ है ना, ये आपके लिए फिजिकल ऑप्शन के लिए हो सकता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हो सकता है, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर जितना बढ़ाते हैं उतना एड्सॉर्प्शन आपका घटता है, यानी कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन केमीज ऑप्शन में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, केमीज ऑप्शन आपको क्या बोलता है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो पहले अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमीज ऑप्शन क्या होगा, पहले तो इंक्रीज होगा लेकिन एक पॉइंट के बाद वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हम दूसरा टाइप का ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा प्लॉट करेंगे। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए जो हमारा ग्राफ होगा ना, वो कुछ इस टाइप का होगा। ये इस टाइप का मतलब क्या हुआ, ये हमको ये शो कर रहा है कि हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, पहले टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ तक थी, ठीक है, इस पॉइंट पे थी, तो आपका एड्सॉर्प्शन भी कम था। ठीक है, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाया तो आपका एड्सॉर्प्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन एक पॉइंट के बाद, यानी कि इस पॉइंट के बाद आपका यहाँ पर को वो चीज कम हो गया, वो चीज कम हो गया, मतलब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपका क्या है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने यहाँ पे टेम्परेचर को क्या है, बढ़ाया। ठीक है, देखो हाँ, आपने क्या टेम्परेचर की वैल्यू को घटाई, ठीक है, वापस से आपने टेम्परेचर की वैल्यू को घटाया, मतलब देखो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपकी टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ चलेगी। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर तो घट गया लेकिन सॉलिबिलिटी आपकी एज इट इज रही, सॉलिबिलिटी आपकी क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, और अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो सॉलिबिलिटी आपकी कितनी ज्यादा है लेकिन आपका टेम्परेचर कितना, मिनिमम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर को फॉर केमीज ऑप्शन आपको क्या बोला जाता है कि आप अगर पहले क्या होता है, इनिशियली आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद, इस पीक के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, आपका टेम्परेचर तो घटते जाता है, देखो टेम्परेचर की वैल्यू घटती जा रही है लेकिन सॉलिबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है। समझ में आए, तो ये दोनों क्या हो गया, आप फैक्टर समझ सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। ठीक है, तो आप इसे क्या, केमीज ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन के लिए अलग अलग ग्राफ यहाँ पर को शो कीजिएगा, मैंने सेम में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैंने आपको हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग बता दिया था, जैसे आपका हेनरी लॉ सॉलिबिलिटी के लिए बात करता है, वैसे आप प्रेशर के लिए बात कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, देखो आपका क्या होता है, देखो आप ऐसा सोचो कि जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन होगा। जैसे देखो ये आपका सॉलिड है, ठीक है, इस सॉलिड में आपने क्या करना है, जैसे मैंने इसे क्या एक वेसल के अंदर, एक चैम्बर के अंदर रख दिया, इस सॉलिड को के पास क्या आपकी गैसेस है, इस सॉलिड के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ क्या लिए, गैसेस लिए। ठीक है, ये गैसेस है। अब देखो गैसेस तो आपकी रैंडम मोशन में है, बिल्कुल मूव कर रही है प्रॉपर। ठीक है, और सेंटर पे आपने क्या रखा है, सॉलिड रखा है। अब अगर हम बाहर से क्या करते हैं, प्रेशर प्रोवाइड करें, तो प्रेशर प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपकी गैसेस है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, अब ये सिर्फ क्या है, ऊपर ना जाते हुए हमने वॉल्यूम कम कर दिया, प्रेशर लगा दिया, तो वॉल्यूम हमारा इतना हो गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इस एरिया पे जो आपकी गैसेस थी, अब वो वापस से क्या आ गई, यहाँ आ गई, यानी कि गैसेस का कंसंट्रेशन एक लिमिटेड रीजन में क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर ज्यादा गैस तो यहाँ पर अप्रोच करने के, गैसेस के सॉलिड की सरफेस में अप्रोच करने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा आपका क्या होता है, प्रेशर आप लगाएंगे, जितना प्रेशर आप बाहर से लगाएंगे उतना ज्यादा आपका गैसेस क्या है, सॉलिड की सरफेस में क्या होंगी, एड्सॉर्ब होंगी। इतना कर लेंगे। तो थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको वही चीज बताया। एक यहाँ पर को पॉइंट आ गया, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट आपको पता है, आप ये सॉलिबिलिटी में भी पढ़ते हैं। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद, अगर मैं सॉलिबिलिटी के टर्म में बोलूं, तो जिसके बाद आपकी सॉलिबिलिटी के कोई चांस नहीं होते। मतलब जैसे आपने एक बीकर लिया है, इस बीकर में आपने क्या डाला, शुगर डाला, तो एक चम्मच शुगर डाला, 2 चम्मच डाला, तो चम्मच से क्या होगा, आपकी शुगर घुल रही है। ओके, लेकिन अगर आपने 1 किलो 2 किलो चीनी एक गिलास पानी में डाल दी तो वो नहीं घुलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर सैचुरेशन पॉइंट आ गया, एक लिमिट आ गई है जिसके बाद सॉलिबिलिटी स्टॉप हो जाती है। सेम लिमिट आपकी यहाँ पे भी आती है कि एक आपको मिलता है सैचुरेशन स्टेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन में भी आपको एक ऐसी स्टेट मिलती है जिसके बाद आप चाहे कितना कुछ कर ले, प्रेशर बढ़ा लो, टेम्परेचर में चेंज कर लो, आपकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट या फिर सैचुरेशन पॉइंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है,
जिसे बोला जाता है सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसे आप बोलेंगे सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि देखो ना, आपके सॉलिड की सरफेस में एक्टिवेटेड साइट्स है जहां आपके मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे। अगर आपका सरफेस इतना है, ये आपका सरफेस है, और आपके पास ये पूरी स्लाइड की जितनी गैसेस मॉलिक्यूल है, तो आपका क्या होगा? गैसेस मॉलिक्यूल एक्सेस में है। अब वो ही गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगी जितना यहाँ पर को सरफेस है। अगर सरफेस ही खत्म हो जाएगा तो गैसेस मॉलिक्यूल कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? समझ में आए? तो इस पॉइंट की वजह से, इस वजह से, क्योंकि सरफेस ही खत्म हो गया ना, सरफेस में एब्जॉर्ब होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? सरफेस भी तो होनी चाहिए। हमारे पास गैस एक्सेस में है बट सरफेस ही नहीं है, तो होगा क्या? अब यहाँ चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपका एब्जॉर्प्शन होने की कोई चांस नहीं है। तो इस पॉइंट की वजह से आपका सैचुरेशन पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फैक्टर हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो क्या बनाएंगे? देखो, आपको पता है दोनों क्या है? इंक्रीज हो रहा है, जितना आप बढ़ा रहे हैं उतना ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिलेगा। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? जितना आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही ज्यादा आपकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आप प्रेशर रख लीजिए, यहाँ पे आप सॉलिबिलिटी नहीं, तो सॉल्यूशन में हो गया, सॉलिबिलिटी नहीं, यहाँ पर आप एड्सॉर्प्शन रख लो। तो जितना आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं उतना ही आपका एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पर कोई इफेक्ट ऑफ प्रेशर में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या, पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इतना बहुत हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप उसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉलिड। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।